अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत की कमेटियाँ एक बार फिर कल मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगी और ये तीसरी नशिस्त काफ़ी अहम समझी जा रही है, जिसमें PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी और PTI ये तवक्को कर रही है कि इस मुलाकात में हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील के बारे में फैसला करे। इसके अलावा हुकूमती कमेटी के तर्जुमान ने मुज़ाकरात में अदलिया और मुक़तदरा से मदद लेने का इंदिया दिया है, जबकि चंद रोज़ पहले असद कैसर साहब ने भी मुज़ाकरात में असल फैसला साजों की शमूलियत का मुतालबा पेश किया था। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना है कि PTI ने दहशत गर्दी और करप्शन के मुकदमात में बंद कैदियों की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए रिहाई का मुतालबा किया है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से उम्मीद और नाउम्मीदी दोनों का ही प्रचार हो रहा है। क्या दोनों तरफ एतमाद का फुकदान है? दूसरी तरफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और नून लीग पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात का मामला भी है, लेकिन एक बात जिस पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है वो है दहशत गर्दी का खात्मा। इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में पेशावर में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिन्होंने फितनाल खवारिज के नासूर को जड़ से उखाड़ने के आज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि फितनाल खवारिज की मुल्क के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं है, जबकि KP में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। अफगानिस्तान से सिर्फ फितनाल खवारिज और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। KP में अमन व अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नर खैबर फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, आप पहले भी कई मरतबा ये मेंशन कर चुके हैं कि KP के सिक्योरिटी मामलात पर सूबाई हुकूमत की तवज्जो नहीं है। ये जो अभी आर्मी चीफ ने हाल ही में मुलाकात की है सियासी कायदीन से, क्या इसमें भी आपने अपने ये कंसर्न्स शो किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हमारी जो मीटिंग थी उसमें मैंने कंसर्न शो किए और वहाँ पर तमाम तो नहीं कहूँगा, मेजॉरिटी सियासी जमात जो हमारी KP से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लीडरान वहाँ पर मौजूद थे और CM साहब भी मौजूद थे। और मैंने उनको कहा कि देखें, पुलिस को जब तक हम अपने वेल इक्विप्ड नहीं करेंगे, हम जब तक अपनी CTD को सही नहीं करेंगे, हम जो हमारी फ्रंट लाइन की जो फोर्स है उसको जब हम एग्रेसिव नहीं करेंगे तो क्या लड़ेंगे। अब वॉर ऑन टेरर में जो है हमें 500 रुपये मिले हैं और मैंने पूछा CM साहब बताएं ये 500 रुपये इन्होंने कहाँ पे खर्च किए हैं? क्या हमारी पुलिस की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनको गैजेट्स दिए हैं, उनको हथियार दिए हैं, उनको गाड़ियाँ दी हैं? तो उनके पास जवाब नहीं था, तो कमरे से वॉकआउट कर गए थे, क्योंकि उन्होंने वो पैसे खा पी गए हैं। उनको ये पता नहीं है कि पैसे मैंने कहाँ खर्च किए हैं। चीफ सेक्रेटरी को ये पता ना हो कि 500 रुपये मेरे पास आए हैं नहीं आए हैं, और उनको ये भी पता है कि मैंने करप्शन की नज़र कर लिए हैं। जब जिसके पास जवाब नहीं होता वो मैदान छोड़ के चला जाता है। तो लिहाजा ये तो उनकी सूरत हाल है। जिस असम्बली में तो क्या ये वाकया आर्मी चीफ के सामने पेश आया? जी, मैं सवाल तो डेफिनेटली अपने पूछूंगा, चाहे आर्मी चीफ साहब बैठे होंगे, बिल्कुल मैं पूछूंगा कि मेरे सूबे के पैसे तुम खा रहे हो, मेरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पैसे आ रहे हैं उसको तुम खा रहे हो, उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। अगर जवाब होता तो सामने जवाब दे देता कि मैंने देर तक खर्च किए हैं। जिसके पास जवाब नहीं होता तो फिर वो जाके बाहर चला जाता है। लिहाजा उसके पास जवाब था नहीं, क्योंकि उन्होंने इस पर करप्शन की हुई थी, पैसे खाए हुए हैं। ये जो धरने और चीज़ें जो सरकारी PTI बनी हुई है, क्योंकि आप देखेंगे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से तो कोई जुलूस नहीं आता, KP से आता है, वो भी पैसों पे आता है, और ये पैसे जब खर्च होते हैं करप्शन की नज़र होते हैं। तो बता देता कि 500 रुपये मेरे पास आए हैं और मैंने जो है यहाँ पर खर्च कर दिया। वजाहत दी है इस मैटर पे वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा है कि वो जो 1% आना था वॉर एंड टेरर के मद में, वो 240 अरब रुपए KP को नहीं मिले, और वो कह रहे थे कि मैंने वजाहत की कोशिश की लेकिन बोलने नहीं दिया गया उन्हें। नहीं, देखें, एक डेकोरम होता है। आप अपने सवाल के मैं जवाब दे रहा हूँ और फिर उसके बाद आप मुझसे सवाल करेंगी। जब उसको ये तमीज़ ना हो कि कोई बोल रहा हो उसके तरफ मैंने इंटरप्ट करना है। उन्होंने भी पहले बोला था, सब ने बोला कि इसने इंटरप्ट तो नहीं किया। तो मैंने उनको बोला कि अपनी बारी पे बोले, आपको कोई सवाल है तो मुझसे बाद में कर लें। अगर मैं गलत बयानी से भी काम कर रहा हूँ तो एक मैनर्स होते हैं। वो मैनर्स उन्होंने कभी कॉलेज से तो पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो आपके शहर लाहौर में पढ़ा था और उन्होंने कहा कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, और क्यों निकाला था उसकी वजूहत में हम नहीं जाते। लिहाजा अगर वो कुछ 2-4 जमातें पढ़ लेता तो उसको पता होता कि तमीज़ क्या होती है और डेकोरम क्या होता है और मीटिंग का क्या डेकोरम होता है। वो समझते कि शायद PTI की पार्लिमानी पार्टी की या उनके वर्करों की मीटिंग होती है जिसमें जो हम बातचीत इस किस्म के फजूलियात बोलें। लेकिन बात यह है कि मैं बिल्कुल बोलूँगा और मैं बताऊँगा। वो ये कह रहे हैं ना कि ये नहीं मिला, जो मिला वो किधर गया है। सवाल तो ये है, ये क्यों बता रहे कि इतना नहीं मिला। चलो मानते कि नहीं मिला इतना,
अच्छा। लेकिन जो मिला है 500 अरब उसको कहाँ खर्च किया है और ये बात इधर नहीं है। असम्बली में बाकायदा असम्बली में इसका जवाब जमा हुआ है, सूबाई असम्बली में ऑन रिकॉर्ड जवाब जमा हुआ है कि 499 अरब, अब वो उस वक्त था, लेकिन अब तक जो है 528 अरब रुपए मिल चुके हैं। तो वो तो बताए वहाँ वो क्या कहाँ पे खर्च किया आपने। अच्छा कुंडी साहब, ये बताइएगा कि फिर जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, अमन व अमान की, क्या उस पर कोई मुश्तरका लाया अमल तय किया गया या आपको बताया गया कि ये सूरत हाल है? नहीं, डेफिनेटली उसके ऊपर जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी आप देखें रोज़ाना की बेस पे या जो है इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो कार्रवाई हो रही हैं, वो भी आपके सामने देखें। कब तक फ़ौज जो है वो कुर्बानियाँ देगी, कब तक हमारी पुलिस कुर्बानियाँ देगी। रोज़ाना आप देख रहे हैं कि इधर इतने पुलिस वाले शहीद हो गए, इतने इतने फ़ौजी शहीद हो गए, ये हो गया, तो क्या हम खामोशी रहेंगे अगर सूबाई हुकूमत काम नहीं करेगी। आप ये देखें कि एक इतनी नालायक और निकम्मी हुकूमत है जो 25 किलोमीटर का रोड नहीं खोल सकती कुरम का, महीनों गुजर गए हैं और वो रोड नहीं खोल सकते हैं। वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं जिन्होंने बाहर जाना है, जिनकी मजदूरी है, नौकरियाँ मुल्क से बाहर, वो वहाँ से नहीं आ सकते हैं। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। ये जाते इस्लामाबाद में आग लगाने के लिए, अपना ज़िला सीएम संभाल नहीं सकता। आप सीएम साहब के ज़िले की, आपको तो खुद आपके बड़े ताल्लुकात हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी और डी खान में भी हैं। आप जाकर उन लोगों से पूछे ना डेर खान की क्या सिचुएशन है। जब सीएम अपने ज़िले को नहीं संभाल सकता, उसकी लॉ एंड ऑर्डर पे कभी वो संजीदा नहीं है, आप वो सूबे की लॉ एंड ऑर्डर पे कैसे बात सही करेगा। जो जहाँ पर आप देखिए, आपको मेरे से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, आपको किसी शख्सियत से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन आपकी सूबाई असम्बली में जब फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीरें हो रही हों और वो अल्फाज एक्सपंज भी ना हो रहे हों और जानबूझ के आप तकरीरें भी करवा रहे हों, तो आप कैसे उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन बाकी जो सियासी जमातें पर मौजूद हैं, हमारा तो पहले से भी, हमने 2013 में एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था। इन नालायकों ने सूबे की तबाही कर दी है और आप देखें कि सारी सियासी जमात, हमने तो पहले भी इसके ऊपर किया था और हमारा तो क्लियर पॉइंट है कि कोई ज़ीरो टॉलरेंस है और नेशनल एक्शन प्लान पे जो है मनोन अमल दरामद होना चाहिए। जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, मेजॉरिटी जमातों ने ये कहा था कि इस पे जो है अमल होना चाहिए। तो कुंडी साहब, जो हुकूमत है, यानी सूबाई हुकूमत, वो बार बार कहती है कि अफगानिस्तान से मामला ठीक करें तो दहशत गर्दी की सूरत हाल जो है वो भी बदल जाएगी और दहशत गर्दी में खातिर खा कमी भी हो जाएगी। तो क्या ये नुक्ता भी उठाया गया जो आप लोगों की मुलाकात हुई, आपस में आप सब सियासी कायदीन भी बैठे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे हुए थे? नहीं, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई थी, लेकिन हम जो बाकी जो आर्मी चीफ साहब ने बात की और उन्होंने बताया कि जिस किस्म के जो है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मेजॉरिटी जो हमले हुए हैं अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुए हैं, उनके लोग इस्तेमाल हुए हैं। लिहाजा ये चीज़ें जो है अगर आप अगर उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और बार बार हमें मुख्तलिफ मीडियम्स के ज़रिए हम उनको बता रहे हैं, फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए बता रहे हैं कि आप अपने मुल्क में इस चीज़ को कंट्रोल करें, हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे मुल्क दुश्मन जो हैं वो इनकी सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, और आज तक 1% भी उन्होंने इसके ऊपर कोई संजीदगी इज़हार नहीं किया और आज तक उन्होंने कोई वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया और बार बार ये चीज़ें हो रही हैं, तो हम कैसे मज़ाकरात उनके साथ करते हैं। देखिए, मज़ाकरात तो होते हैं, मज़ाकरात तो आप हुकूमतों से भी करेंगे, चीज़ें करेंगे, लेकिन अगर वो चीज़ कुछ संजीदगी तो दिखाए ना, उनकी तरफ से ज़ीरो संजीदगी है। और देखें, ये स्टेट टू स्टेट होती है, ये अगर हमारी फ़ौज उधर जाकर उनके डेलीगेशन जाएगा या पॉलिटिकल डेलीगेशन जाते हैं, तो क्या ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बात नहीं कर सकता, मुल्क के साथ बात करते हैं, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपकी ख्वाहिश है मुल्क की तरफ से कोई डेलीगेशन जा रहे हैं, उसमें अपनी नुमाइंदगी भेज सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि मैं सुबह जाके बात करेगा कि मैं जा रहा हूँ और जो है मैं इस मुल्क से बात करूँ कि आप ये कर लें। पॉलिसीज जो है वो स्टेट बनाती है, प्रॉमिस नहीं बनाती है। कुंडी साहब, आर्मी चीफ का अफगानिस्तान के मामले पर जो बयान था वो बड़ा हौसला अफजा था। उन्होंने कहा कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारा इख्तलाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फितना खवारिज के मामले पर है। तो क्या अब इस मामले पर हम आगे कोई एफर्ट्स भी देखेंगे? क्या इस हवाले से कोई डिस्कशन हुई? देखिए, बिल्कुल, हमारा एक ब्रदर मुल्क है अफगानिस्तान और उनके जो रिफ्यूजीज़ हैं वो हमारे भाई और बहनें, उनको सालों साल हमने उनको रखा है और बाइज़्ज़त तरीके से रखा है। हमारा कोई उनके साथ कोई ऐसा इशू नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा जो है रिश्ता उनसे और ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर जो अनासर हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान दुश्मन ममालिक के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो सीपे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चीज़ें हैं उनके साथ हमारा टोटली इख्तलाफ है। हमें हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें उनके लोगों से कोई इख्तलाफ नहीं है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उन लोगों से डेफिनेटली इख्तलाफ है जो इस हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करेंगे, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करेंगे। आज मुझे बताएं कि मेरे सूबे में कोई फॉरनर नहीं आ सकता, कोई टूरिस्ट नहीं आ सकता, कोई एम्बेसडर नहीं आ सकता, NOC नहीं मिलती, तो इसका मतलब है कि मेरे सूबे में अमन नहीं है। अगर वो पंजाब जा सकते हैं, वो सिंध जा सकते हैं और मेरे सूबे में नहीं आ सकते, इसका मतलब है कि मेरे सूबे में अमन नहीं है। तो लिहाजा ये तो सबके सामने है। लिहाजा ये चीज़ों को देखना पड़ेगा और संजीदगी से बैठना पड़ेगा, बचगाना हरकतें छोड़ी पड़ेगी और हमें एक होकर हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन सूबे के अमन के लिए जो है हम जो है देखें, सूबे के अमन की बात थी, पश्तून जरी की बात आई। मैं अगर ना चाहते हुए मैं CM के घर गया था क्योंकि हमने कहा कि सूबे के अमन की बात हो, लेकिन जब APC हुई कुरम के हवाले से, सूबे के अमन के हवाले से, तमाम सियासी जमातें गवर्नर हाउस आई सिवाय एक के PTI के जो कि इंतशार चाहती है, जो उनका एजेंडा यही है। 9 मई क्या था, बाकी चीज़ें क्या थी, उन्होंने कभी अमन की बात नहीं की, हमेशा इंतशार की बात। लेकिन आपकी अपनी पार्टी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन मौजूद है उस मुज़ाकराती कमेटी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत कर रही है, तो क्या आप नहीं समझते कि इस तरह के बयानात या आपका और वज़ीर आला का जो खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफ है वो इन मुज़ाकरात को भी मुतासिर करेगा? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, हमेशा रिकॉन्सिलेशन और डायलॉग्स की बात की है। और जब हमारी 16 महीने की हुकूमत थी, हमने PDM और उसकी इत्तेहादी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया था अपोजिशन के साथ उस वक्त की। फिर उसके बाद जो उन्होंने करतूत किया वो भी आपके सामने है। हमारा भी रिप्रेजेंटेशन है। मैं तो दुआ गो हूँ कि जो है वो शायद ये मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन मुझे उसमें कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। जो आजकल सियासी मसीह बना हुआ है PTI का, मौलाना फजल रहमान साहब, तो आप मुझे तो कहते हैं उनके CM तो मौलाना फजल रहमान को दिन दाड़े गालियाँ निकाल रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ख़ुद तो पहले अपने उसमें जो है अपने सफ़ों में पहले इत्तेहाद कायम करें। उन्होंने एक टीम भेजी है गालम गलोच के लिए, दूसरी कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं। लिहाजा मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि जो स्पीकर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है वो कामयाब हो जाए। लेकिन मुज़ाकरात का हो जाना ही अच्छा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ थोड़ी सी एक नरमी तो पैदा हुई है तमाम अतराफ। अगर मुज़ाकरात हो NRO के लिए तो NRO मिलना नहीं है। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से NRO मिल जाए, और हमने जो गलत करतूत किए हैं उनकी हमें सज़ाएं नहीं। देखें, सज़ाएं तो आपको अदालतों ने देनी है, सज़ाएं आपको वज़ीर आज़म ने या हुकूमत ने या स्पीकर नहीं देनी। आपने जो करतूत किए हैं उसकी सज़ा तो आपने भुगतनी है। आपने तो खुद कहा था कि अदालतें भी आज़ाद हैं, नैब भी आज़ाद है और सब चीज़ें ठीक हैं। तो वो तो आप देखें, आपको तो वज़ीर आज़म नहीं कह सकते कि आपने 9 मई किया है या 190 मिलियन पाउंड का आपके ऊपर केस और मैं आपको जो है वो आम माफ़ी कहता हूँ कि आपने ये जो गलत काम किया ठीक है। वो तो अदालतों ने फैसला करना है। और अगर वो चाहते हैं, देखिए, बड़े बोल हमेशा नहीं बोलने चाहिए। ये बड़े बोल बोलते थे NRO, ये मौलाना साहब और चकजई के मस्खरे करते थे, उनके नाम बिगाड़ते थे। आज उन्हीं के पाँव पड़े हुए हैं, उनको अपना सियासी मसीहा बनाया हुआ है। आज वही NRO की भीख खुद मांग रहे हैं। हर बंदा दरवाज़ा खटखटाए, हमें NRO चाहिए। NRO मिलना नहीं है, जो फिर अदालतों ने फैसला करना है वो करें। कुंडी साहब, चलें, सियासी कैदियों के मामले पर तो अदालतें फैसला करेंगी, लेकिन गो के पीपल्स पार्टी हमेशा से सियासी कैदियों की रिहाई की हामी रही है। लेकिन चलें उसको एक तरफ रख दें, जुडिशल कमीशंस का मुतालबा कोई इतना बेजा मुतालबा भी नहीं है। अगर बना दिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है। देखिए, टाइम गेनिंग फैक्टर है इनके लिए कि हम किस तरीके से टाइम गेन करें, चीज़ें आगे लेकर जाएं। किस चीज़ पर जुडिशल कमीशन? क्या 9 महीनों ने नहीं किया? इंडिया वाले आए थे या अफगानिस्तान से कोई लोग आए थे जो नहीं किया था? वो तो नहीं मानते ना। जो लोग जिनको सजाएं, चलो नहीं मानते ना, फिर जिनको सजाएं मिल रही है 9 मई में, उस पर चीख क्यों रहे हैं? फिर ये इनके लोग तो नहीं थे ना, फिर इनकी चीखों की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? अगर मैं कहता हूँ कि जो गलत लोग हैं और ये पीपल्स पार्टी के नहीं हैं और उनको सजाएं हो रही हैं, तो मुझे नहीं चीखना चाहिए ना। फिर कहेंगे आप बिल्कुल अच्छा काम हुआ है, इन्होंने गलत काम किया था, जिन लोगों ने उनको सजा होनी चाहिए। फिर चीखने चिल्लाने से तो फिर छोड़ देना उसको, फिर आप मान जाएंगे यार ये हमारे लोग नहीं है। कुंडी साहब, जो मेजॉरिटी लोग आ गए हैं, टीवी पे भी है, उनके क्लिप्स भी हैं। कुंडी साहब, अभी हाल ही में एक गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हुई कराची में और आप भी उसका हिस्सा थे। पाकिस्तान के अंदर ये गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस का होना, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम तब्दील करने जा रहे हैं आप लोग के गवर्नर्स को ताकतवर बना दिया जाए, एग्जीक्यूटिव इख्तियार इन्हें दे दिया जाए? नहीं, हमने कोई ऐसी बात नहीं की थी। आप क्यों परेशान हो रहे गवर्नर कॉन्फ्रेंस से? नहीं, आप सब लोग ये तो कह रहे थे कि किरदार अदा करेंगे हर किस्म की चीज में, और आप तो कुछ बहुत ही ज्यादा करते हैं। नॉर्मल नहीं देखिए, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस भी होती रहती है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है हमारी पार्लियामेंटेरियंस की भी होती रहती है। एक अच्छी बात है कि अब गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस एक हुई, उसमें ये नहीं था कि हम कोई इख्तियारात चाहते हैं कि हमें जो है आप चीफ सेक्रेटरी से इख्तियारात ले लें और आप गवर्नर्स को दे दें।
हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे इकट्ठा होना है। उसके बाद हमारी आगे भी एक चीज़ है कि हम जितने भी फॉर्मर गवर्नर्स हैं हमारे मुल्क में उन सबको भी दावत दें। फिर हम इस रीजन में सार्क में और इस रीजन में जितने भी गवर्नर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होस्ट करने का प्रोग्राम हमारा है, उसको हम देख रहे हैं। तो एक फोरम है जिसमें हम समझ रहे हैं कि तमाम गवर्नर्स इकट्ठे हों और एक वो, इसमें कोई उस पर डरने की बात नहीं है और न इसमें कोई परेशानी की बात है। हाँ, अगर कहीं पे रियासत को ज़रूरत पड़ी कि जी आप अगर एक हो पॉलिटिकल लोग हैं, कोई ये तो नहीं है कि आपने किसी ब्यूरोक्रेट को लगा लिया फॉर्मर को, किसी को, पॉलिटिकल लोग हैं, अगर पॉलिटिकल कहीं पे सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो डेफिनेटली उसका भी किरदार अदा। आपकी यही बातें तो डरा रही हैं। आप परेशान न हो, मैं आपसे पूछ के सब कुछ करूँगा। अच्छा कुंडी साहब, माजी करीब में हम सुनते रहे केपी में गवर्नर राज की बातें, क्या अभी भी ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है? देखें, अगर हुकूमत जो है वो हुकूमत की तरह बिहेव करेगी तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। अगर आप रियासत पे भी हमला करेंगे और अपने फ़ौज पे भी हमला करेंगे और रेंजर्स पे भी हमला करेंगे और खामखा पे चीज़ें करेंगे तो वो जो है उसमें तो ऑलरेडी शिक मौजूद है आइन में। लेकिन एज सच कोई गवर्नर राज का जो है वो फ़िलहाल कोई डरने की ज़रूरत नहीं, गवर्नर राज की कोई ऐसा कोई वो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी हमारे सीएम साहब को भी इस चीज़ का दराक हो चुका है और उन्होंने भी जो है वो बिहेव करना शुरू कर दिया। वो उस तरीके से नहीं है, जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के वो कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं और जहाँ पे कहा जा रहा है कि रिट ऑफ द स्टेट इतनी वीक पड़ चुकी है कि इससे खौफनाक सूरत हाल आगे पैदा होने के इम्कानात? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ही रेट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जहाँ पर जो दहशतगर्द हैं या जते हैं जो आके ऑफ एंड ऑन जो आके चीज़ें करते हैं, उसमें डी खान भी है, टांक भी है, साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान भी है, बनु लकी भी है, कुरम की सिचुएशन आपके सामने है। तो ये सब मतलब है कि आपके सामने चीज़ें, और इस पे जो है मैंने भी वहाँ पे मीटिंग में ही कहा कि इसके ऊपर हमें जो है पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। पुलिस खुद कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पर फ़ौज या फ्रंटियर कोर के साथ जो है। देखिए, सिंध में बात यह है कि सिंध में जब हुकूमत को ज़रूरत पड़ी तो उन्हें रेंजर्स तलब की, रेंजर भी मौजूद है। बलूचिस्तान में फ़ौज और FC ने उन्होंने रिक्वेस्ट की, मौजूद है। ये तो कहते हैं हमारे सूबे से फ़ौज निकल जाए। लिहाजा जहाँ पर कुछ चाहिए आपको, आप बिल्कुल कहें कि हमें चाहिए सपोर्ट के लिए और आप करें। लिहाजा चीज़ें आज मैं कहूँ कि एक अच्छी अचीवमेंट ये हुई थी जो हमारे उसमें जो हमारे मस्जिद में जो पुलिस लाइन की मस्जिद में जो खुदकुश धमाका हुआ था उसके भी जो लोग पकड़े गए थे, आज उन्होंने भी कन्फेशन की। क्योंकि जो मैं समझता हूँ कि जितना भी अप्रिशिएट किया जाए खैबर पख्तूनख्वा की CTD को अपने कम वसाइल में भी जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, उन्होंने आज इस चीज़ में प्रोग्रेस की है। उनके जो मुलजिमान को उन्होंने पकड़े थे उन्होंने आज कन्फेशन भी की है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपनी CTD को, अपनी पुलिस को, हमारी पुलिस लड़ के इतनी मतलब है कि मजबूत हो चुकी है कि इतनी बहादुर पुलिस है कि हर जगह लड़ती है, लेकिन उनको आप वसाइल तो प्रोवाइड करें ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सारी सूरत हाल पर हम मज़ीद बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, कल मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग होने जा रही है और रिटन मुज़ाकरात के हवाले से जो मुतालबात हैं वो पेश किए जाएंगे। क्या हुकूमत की साइड से भी कोई मुतालबात हैं जो कल सामने रखे जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के सामने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अब तहरीरी तौर पे तो कहा जा रहा है और ये 22-23 दिन हो गए हैं कि यही बात सुन रहे कि तहरीरी तौर पे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो हमारे सामने कोई इन राइटिंग या तहरीरी तौर पे कोई डिमांड सामने नहीं आई। ज़बानी कलामी या ज़बानी जमा खर्च जो भी होता रहा है, ये जो मुतालबात ज़बानी तौर पे बातचीत की गई है वो हमारे सामने आई है, लेकिन जब तक इन राइटिंग कोई चीज़ सामने नहीं आएगी तो उस पर बात करना कबल इस वक्त है। जब कल मीटिंग है तो अब उस मीटिंग में दोनों कमेटी जब मिलेंगी तो तहरीरी तौर पे अगर PTI या अपोजिशन की साइड बिल्कुल रखती है सामने तो फिर उस पर बातचीत होगी, और अगर वाक़तन सिर्फ ये दो ही मुतालबात हैं तो आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी वाज़े कर दिया, जो स्पोक्स पर्सन है इन तमाम तर मुज़ाकराती कमेटी के हुकूमत के एंड से, तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो 6-7 या तकरीबन 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अगर कमीशन बनाने की बात आप करें तो कमीशन के हवाले से मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि 9 मई की कमीशन की डिमांड की जा रही है, 26
नवंबर के कमीशन की जो डिमांड की जा रही है, तो उस पर वो जो 6-7 पार्टीज़ हैं या 8 पार्टीज़ हमारी इत्तेहादी हैं, वो अपनी लीडरशिप से भी कंसल्ट करेंगी। हमारे जो हुकूमत की जो मेंबरान हैं, ये पूरी क्योंकि रिफ्लेक्शन है पूरी फेडरल हुकूमत की ये कमेटी, तो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, वो अपनी लीडरशिप से भी कंसल्ट करेंगी। उसके कुछ ना कुछ TORs होंगे, लीगली उसको देखा जाएगा। वैसे तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है और फेडरल गवर्नमेंट का ही ये इस्तेकाक प्रेरोगेटिव है कि किसी भी कमीशन को फॉर्म करना अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, जो इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट है। अब यहाँ पे वो अगर कन्विंस कर लें हमें, अपोजिशन की कमेटी हुकूमती कमेटी को कन्विंस करे और हुकूमती कमेटी अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करके और लीगल पैरामीटर्स को देखते हुए, आप खुद कानूनदान है, क्या आपके ख्याल में इसमें कोई नुकसान है कि हुकूमत अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल करे कि भाई 26 नवंबर को इस्लामाबाद में क्या हुआ था इसका सुराग लगाना और लगा के सारे हकायक लोगों के सामने रख देना, ये आपके लिए भी बेहतर होगा पॉलिटिकली, और सेम सूरत हाल 9 मई की है। तो ये बताइएगा कि आप इन दोनों कमीशंस बनाए जा सकते हैं या किसी एक की बात आप मानेंगे? देखिए, मैं पहले 9 मई से शुरू कर लेते हैं कि 9 मई के हवाले से जो एक कमीशन की डिमांड की जा रही है, वो तो पूरी सिचुएशन ब्लैक एंड वाइट है। उसका तो अब हाल ही में एतराफ़ जो कल हुआ है, वो CM KPK ने भी एतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा अगर किसी मकाम पे मेरे लोग गए हैं और वहाँ पे जाके जो तोड़ फोड़ की और अंदर घुसे हैं, तो मैं उनको ओन करता हूँ, उन्होंने गलत किया। तो यहाँ पे तो ओनरशिप एक सूबे का वज़ीर आला खुद ले रहा है, जिसका ताल्लुक PTI से है, जिसकी जमात जो है वो हुकूमती ये अपोजिशन की जो कमेटी है उसके मेम्बरान भी, अरकान भी जो है उसी जमात से उनका ताल्लुक है। तो ये कम से कम एक एक्सेप्टेंस तो आ चुकी है कि ये इन्हीं के लोग थे। उससे एक स्टेप आगे जाते हुए वो एमेचर वीडियोस वो आपने भी देखी जो उनके अपने ही लोगों के मोबाइल से बनी हुई थी। इसी तरह फिर डिमांड आई, बानी PTI ने कहा कि हमें CCTV दिखाया जाए, फिर CCTV भी मंजर यहाँ पे आ गया। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई शकूक व शुबहात है मई 9 के हवाले से कि उस पर कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कमीशन अगर फिर भी ये बज़िद है कमीशन बनाने का कि इस पे कमीशन 9 मई पे बनना चाहिए, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर इनकी कमेटी हुकूमती कमेटी के अरकान को कन्विंस कर लेती है और लीडरशिप कन्विंस हो जाती है तो बिल्कुल बना देंगे। और हो सकता है इसमें जो है और जो एक फर्दर रीइटरेशन है हुकूमत की साइड से, क्योंकि हम तो यही कह रहे हैं कि ये सियासी जमात है, इसने मई 9 जैसा अफसोसनाक वाक़या बर्पा किया है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी तो देखें कि रवैया किस तरह का है कि एक तरफ तो डिमांड है 9 मई का कमीशन बनाने की, लेकिन साथ ही बानी PTI जो है इतनी सख्त स्टेटमेंट्स दे देते हैं और कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग था। फिर आपको क्यों चाहिए मई 9 तो का आप कमीशन? लोगों की तरफ से भी आ रही है ना, मुज़ाकरात एक तरफ हो रहे हैं, दूसरी तरफ दोनों साइड से हम देख रहे हैं कि तलखियां भी बहुत ज्यादा है। अच्छा बैरिस्टर साहब, हमें ये भी जरा बताइएगा, चलें जुडिशल कमीशंस का मामला एक तरफ, सियासी कैदियों के मामले पर भी राना साहब कह रहे हैं कि हम उनसे लिस्ट मांगेंगे कि लिस्ट प्रोवाइड की जाए कि उनके कौन कौन से सियासी कैदी हैं। आप लोगों की नज़र में सियासी कैदी कौन से हैं? देखिए, मैं इस पे भी बड़ा क्लियर हूं कि पिछले कितने दिनों से ये बात की जा रही है हमारे सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी यही बात हो रही है। लेकिन क्या आपने देखा कि कोई लिस्ट प्रोवाइड की गई? अभी तक लिस्ट कोई मंजर आम पे आई नहीं है। अब कल अगर हुकूमती कमेटी को या उनके अरकान को वो लिस्ट फराम करते हैं तो देन वी कैन एक्चुअली से कि लेकिन आपके एक फेलो पार्लियामेंटेरियन है ना एजाज चौधरी साहब, वो तो जेल में है, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो चुका है, लेकिन वो पता ही चलता है कि जो कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट साहब हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि सेनेट चेयरमैन उनके इख्तियार, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और उनके इख्तियार में मुदाखलत करें। हबीब साहब, मैं इस पे भी आ जाता हूँ, लेकिन मैं पहले ये बात कंप्लीट कर दूं कि यहाँ पे सियासी असीरान की जो ये असीरान की बात की जाती है, वो लिस्ट अगर मंजर यहाँ पे कल आ जाती है, हुकूमती कमेटी या उसके अरकान जो हैं उसको उसकी वेरासिटी को या उसकी ट्रूथफुलनेस को चेक करेंगे कि इनकी जो लिस्ट में लोग हैं जिनकी जो डिटेल्स हैं उसकी क्या हकीकत के साथ क्या ताल्लुक है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कोई कैदी बाहर नहीं आ सकता। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ी सी जो मैं ये बात ज़रूर हमेशा ही करता हूँ कि कोई दफ़ा 144 में अगर कोई मुलविस है और वो क्वाज़ाई जुडिशल फोरम है, मैजिस्ट्रेरियल पावर्स हैं DC के पास या डिप्टी कमिश्नर के पास,
या एसी के पास, तो कम से कम वो उस हवाले से देखा जा सकता है जो सिर्फ और सिर्फ दफा 144 एमपीओ के हवाले से हो। अब आपका दूसरा जो सवाल है कि जो आपने चौधरी एजाज साहब की बात की, तो मैं कल भी इस पर जिक्र कर चुका हूं कि बिल्कुल पार्लियामान का इस्तिकाक है, पार्लियामान की जो तौकीर है उसको कायम दायम रहना चाहिए। जो सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा, अगर आप ये ज़्यादा इसको एलैबोरेट कर देते और पढ़ लेते, तो उन्होंने सिक्योरिटी की वजूहात उसमें दर्ज की हैं और उन्होंने कहा है कि हम डिनाई नहीं कर रहे। मोस्ट ऑनरेबल जो चेयरमैन हैं सेनेट के, उनकी बिल्कुल प्रोटेक्शन ऑर्डर रिसीव हुआ है, लेकिन एक एसओपी बनी हुई है जिसमें आपको याद होगा क्योंकि इमरान खान साहब के अपने टाइम पे भी शहबाज शरीफ साहब को बख्तर बंद गाड़ी में लाया जाता था। और ये अगर कह देना काफ़ी नहीं है, लेकिन जितने बाकी भी कैदी थे जिन पे झूठे मुकदमे बनाए हुए थे, उनको इसी तरह जो उनकी तारीख पेशी थी लाया जाता था। तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी हवालों से भी देखना है, क्योंकि वो मेन 9 के केसेस में भी मुलविस हैं और दीगर केसेस में भी मुलविस हैं। बेशक वो सिटिंग सेनेटर हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये समझता हूँ कि उनका इस्तेकाक और प्रिविलेज जरूर है कि वो बंद गाड़ी में असर आ जाए तो वो आ जाएंगे। देखिए वहां पे उन्होंने स्पेशल डिटेल्स दी हैं उसी लेटर के अंदर। उस लेटर की कंटेंट्स में तमाम तर चीजें दर्ज हैं कि उनको हुकूमत पंजाब से जो सिक्योरिटी के एसओपी के हवाले से जो चीजें दरकार हैं वो मिल जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल के सेशन में वो इंशाल्लाह वो सेनेट में पेश भी हो जाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ जो रहनुमा हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में ताखीर की वजह जो है वो हुकूमत है, इसमें भी हुकूमत का कोई किरदार है। देखिए मैं समझता हूँ इतनी मजे का खेज ये बात की जा रही है। अब बानी पीटीआई ने तो खुद ही कंफर्म कर दिया कि बिल्कुल मुझे एक नहीं 2 दफ़ा सुबह 9 बजे अदालत में आने का कहा गया था, लेकिन वो क्यों नहीं पेश हुए या पेश होने से क्यों कासिर थे, ये वजूहात वो खुद बता सकते हैं। क्या वो नाश्ता कर रहे थे या तैयार हो रहे थे? वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि मेरे वकला नहीं थे और मैंने कहा कि मेरे वकला जो हैं आ जाएं तो फिर मैं पेश होऊंगा। जब अदालत का टाइम 8:30 बजे है और मैंने तो क्योंकि एक ट्रायल की प्रोसीडिंग्स की एक हेयरिंग में उनको ऑब्जर्व भी किया है, 12 दफ़ा इनकी तरफ से एलिगेशन जज साहब पे भी लगी। उन्होंने 2 दफ़ा कहा कि जी हमारा ये केस जो है जज साहब नहीं सुन सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है ट्रायल आगे प्रोसीड हुआ। और ये हमेशा जब 11 बजे का भी टाइम इनको दिया जाता था तो ये तकरीबन 12:30-1 बजे आते थे, क्योंकि मैं खुद एक तारीख पेशी पे उस पर जब ड्यूरिंग ट्रायल ये कंडक्ट हो रहा था, ट्रायल की प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये एलिगेशन ड्यू प्रोसेस की वायलेशन या फेयर ट्रायल के तकाजों को भी पूरा ना होने की लगाते थे। और वहां पे मैंने जाके ऑब्जर्व किया कि तमाम तर ड्यू प्रोसेस को भी मलूज़े खातिर रखा जा रहा है और फेयर ट्रायल के भी तमाम तर लवाजमात को पूरा किया जा रहा है। लेकिन ये जज साहब ने जो फैसला नहीं सुनाया और रिस्ट्रेन किया, मैं समझता हूँ अच्छी बात है उन्होंने रिस्ट्रेन किया, क्योंकि कल को फिर यही पीटीआई के लोग और यही बानी पीटीआई आपको कह रहे होते कि देखें ना जी हमारी गैर मौजूदगी में फैसला सुना दिया। तो अच्छी बात है, 2-4 दिन का अगर डिले आया तो कोई ऐसी बात। बैरिस्टर साहब आप हैं, आप खुद वकील हैं और हुकूमत का हिस्सा भी हैं। हुकूमत अदालत के अंदर एक ऐसे केस पर बाहर आके बताती है कि इसके अंदर तो सजा ही होनी है, सजा ही बनती है, और आप खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं इस हवाले से, और फिर अपोजिशन जो है वो बताती है कि नहीं जी हम तो बेकसूर हैं, और वो सेनेट में जाके बताती है, वो असम्बली में जाके बताती है। क्या ये जो हुकूमत ने खेल शुरू किया है कि फैसले से पहले अपने अपने आर्गूमेंट जो है, यानी समाअत उधर मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ एक नई समाअत शुरू हो गई है, ये कोई अच्छा मामला है? देखिए मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने आज भी उसके केस के मेरिट्स को टच नहीं किया, लेकिन मैंने उसकी कुछ फैक्चुअल पोजीशन जो अंडर डिस्कशन है या जो बात सामने आई है, क्योंकि अब फैसला महफूज हो चुका है, फैसला तब्दील नहीं हो सकता। जो फैसला जज साहब ने लिख लिया है और उन्होंने उस दिन कोर्ट में भी दिखाया कि मैंने फैसला लिखा हुआ है, दस्तखत शुदा है, तमाम तर मीडिया के नुमाइंदगान ने देखा और उन्होंने ये आपको तस्दीक भी कर सकते हैं कि फैसला जज साहब ने लिख के और दिखाया कि मैं इसको अनाउंस कर दूं। लेकिन मैं इनको एक और मौका देता हूं, जो मेरी आप बात कर रहे हैं कि यह हुकूमती मौक़िफ़ जो है उसमें भी मैं आपको वाजे कर दूं कि हम सिर्फ 2+2 की बात करते हैं कि जो चीज़ मिसाल के तौर पे जो इलीगल पैसे गए यहाँ से, जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई और फिर उनको बहसीयत हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा होने के नाते उस वक्त शहजाद अकबर साहब ने एक
एनडीए एग्रीमेंट साइन किया पैसों को रिपैट्रिएट करने के हवाले से, और उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि ये पैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आएंगे। तो मुझे ये बता दें कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई लाइबिलिटी अकाउंट नहीं है, और फिर उनको रीड आउट करके किसी का फाइन पे कर दिया गया। सो दिस इज द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ये जो है जो काम किया गया है ये इलीगल था, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो काबीना में उसका अप्रूवल लिया गया बंद लिफाफे में, काबीना के अरकान जो हैं वो चीख के कह रहे हैं कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें मुझे बताएं कि जब पैसे पाकिस्तान को वापस आने थे तो पाकिस्तान के किसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में तो नहीं आए या उसके अकाउंट में नहीं आए, ये लैंड हुए लाइबिलिटी अकाउंट में, और उसके बाद फिर फाइन पे किया गया उन्हीं मौसूफ का जिन्होंने ये इलीगल एक एक्टिविटी की थी और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसे बाहर भिजवाए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, कल मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग होने जा रही है जिसमें राना साहब कह रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हमें पीटीआई वाले बताएं जुडिशल कमीशन के हवाले से, और सियासी कैदियों की फहरिस्त भी दें। देखिए, जहाँ तक तो जुडिशल कमीशन का मामला है उसमें मुख्तलिफ हुकूमती बयानात ये साबित कर रहे हैं कि हुकूमत किसी न किसी दर्जे में इस बात पे तैयार है कि 9 मई या 26 नवंबर के किसी एक मामले पे या दोनों मामलों पर कमीशन बना दिया जाए, क्योंकि कमीशन बनवाने के लिए उन्हें ना किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है ना कुछ और है। हाँ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है कि अब हुकूमत चाहेगी कि इसको शुरू कहाँ से किया जाए, या ख़ास मकाम से शुरू किया जाए, और पीटीआई चाहेगी कि नहीं इसको इस तरह नहीं इस तरह शुरू किया जाए। तो जाहिर है उसके बाद वो एक नोटिफिकेशन जो बनेगा और कोई भी जो जज साहब होंगे वो उसके मुताबिक ही चलेंगे। और फिर पीटीआई ने यह भी मुतालबा कर रखा है कि सीनियर मोस्ट जजेस, तो अब ये मुतालबात हुकूमत के लिए थोड़े से परेशान कुन हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत जनरली इंक्लाइंड लग रही है कि किसी न किसी दर्जे का कोई कमीशन बनाया जा सके। तो वरना तो आउटराइटली कहा जा सकता था कि नहीं, और ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से तो ये कहा जाता था ना कि नहीं जी ये तो हमारा मसला ही नहीं है, ये तो पता नहीं क्या है। तो अब हुकूमत सुनना शुरू हो गई है वो बात, और उसमें पॉजिटिव सिग्नल्स भी आ रहे हैं। तो फिर सारी गुफ्तगू आप देखिए, किसी की भी गुफ्तगू सुनिए तो वो आखिर में ये ज़रूर कहता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ जाएंगे। मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, और जिन लोगों को परेशानी है इन मुज़ाकरात से वो काफी परेशान लग रहे हैं। अच्छा जी हाँ, इसीलिए तल्ख बयानात आ रहे हैं। इसीलिए तल्ख बयानात आ रहे हैं, बल्कि उनका भी इलाज हो गया है। क्योंकि जो लोग इस तरह के बयानात देते हैं, एक वजीर साहब है ना जो बड़े बढ़ के बयानात देते हैं और खुद को पता नहीं किस किस्म का मुजाहिद वो बना के पेश करते हैं, तो उनके बारे में तो फिर वो गवाहियां भी अब सामने आ गई हैं कि जब आप जेल में थे तो क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर आपने किसको क्या कहा था। तो अब ये सारी बहसें वो हैं जो कम अज कम मैं तो करना पसंद ही नहीं करता। लेकिन बहरहाल क्योंकि कमजोर लम्हात में कोई ना कोई शख्स जो है वो ऐसी हरकत कर गुजरता है जो शायद उसकी शान के खिलाफ हो, तो उस कमजोरी के लम्हे में की गई हरकत को पब्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप पब्लिक करेंगे तो फिर दूसरी हरकतें भी पब्लिक। अच्छा हबीब साहब, एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए, लेकिन आपने भी अकील मलिक साहब से सवाल किया, सुप्रिटेंडेंट कोट लखपत जेल साहब ने मना कर दिया, क्या आप आ जाएंगे? देखिए ये जब कल भी हमने बात की थी इस पे, परसों भी की थी, तो देखिए ये जो मामला है ना, इसको जो हमारे चेयरमैन सेनेट है उन्होंने कुछ संजीदगी से लिया है। अच्छा जी, उन्हें ख्याल आ गया था कि मेरा जारी किया हुआ प्रोडक्शन ऑर्डर अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या होगा। तो फिर उन्होंने एक वफाकी वजीर से रब्ता किया। अच्छा, तो उस वफाकी वजीर ने कहा जी कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब आप यूँ कह लीजिए कि 2 दफातर में रब्ता हो, ठीक है। चेयरमैन सेनेट के दफ्तर से एक अहम वफाकी वजीर के दफ्तर में रब्ता हुआ, पहुंच तो गए होंगे सब। अच्छा, अब तो हुआ ये कि फिर वो बातचीत हुई, तो थोड़ी देर बाद वो जो जिस दफ्तर से सेनेट ने रब्ता किया था, तो वहां से आया कि आप पीटीआई वालों को बता दें। वो वजीर कहीं सेनेटर तो नहीं? वो पीटीआई वालों को बता दें कि अब मैं क्या बोल के बता दूं। ठीक है, तो पीटीआई वालों को बता दें कि 1-2 दिन में वो आ जाएंगे। अच्छा, तो और ये कल काफी शिद्दत से ये मामला हुआ था। उसकी वजह यह थी कि पंजाब हुकूमत में कुछ एक हल्की सी रेजिस्टेंस पाई जा रही थी, हल्की सी नहीं काफी सारी रेजिस्टेंस पाई जा रही थी कि जनाब नहीं, हमने एजाज चौधरी साहब को नहीं छोड़ना। और चूंकि पंजाब हुकूमत में ऐसे लोगों की अक्सरियत गालिब है जो समझते हैं कि ये मुज़ाकरात उनके लिए नुकसानदेह हैं। हालांकि ऐसे समझने वाले बिल्कुल गलत समझ रहे हैं
ये मुज़ाकरात ही उनकी सियासत का आइंदा रुख मुतय्यन करेंगे और उन्हें सियासी खिलाड़ी बनाए रखेंगे। एजाज चौधरी साहब बशर्ते कि का वो जाना, बनना चाहें। जी, एजाज चौधरी साहब का सेनेट में जाना एजाज चौधरी साहब या पीटीआई से ज्यादा उन लोगों के लिए फायदामंद है जो इस वक्त उसके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। हाँ, उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनकी सियासी बका इसी में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात कल अल्लाह ने के बाद।